नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ 10 जिसमें हमने पहले ही बच्चों देखा हुआ है कि अकबर का युग। अकबर किस तरह से शासन सत्ता संभालता है और वह किस तरह से जो है कि अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करता है। वह देखेंगे कि राजाओं को, जो राजा उसकी अधीनता नहीं स्वीकार करता है, उनको युद्ध में पराजित करता है। जैसे आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप के साथ ऐसा करता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे चांद बीबी से उसने युद्ध किया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि गोंडवाना की राजकुमारी दुर्गावती को वो हराता है। तो इस तरह से हराते हराते उसने अपना एक बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। आप देखेंगे कि ये जो अकबर का साम्राज्य, ये रेड दिख रहा है, ये लाल दिख रहा है रंग का, वो उसका पूरा मुगल साम्राज्य था ये अकबर के समय में। ठीक, ये देखिए लाल पूरा दिख रहा है ना, लाल रंग की लकीर, तो ये पूरा जो है मुगल साम्राज्य था। तो यहाँ तक बच्चों हमने पिछले क्लास में देखा हुआ था और हम अब देखते हैं कि अब पढ़ाएंगे शासन व्यवस्था कि अकबर के समय में जो उसने राज्य जीता हुआ था उस पर किस तरह की शासन व्यवस्था संचालित किया हुआ था। बताया हमने पहले ही पढ़ा हुआ था बच्चों कि शेर शाह सूरी जो एक महान और जो है कि बहुत ही बेहतर और कुशल रणनीतिकार था, उसने देखिए किस तरह से अपनी शासन सत्ता को केंद्र, राज्य, जिला, परगना और ग्राम में विभाजित किया हुआ था। कितना व्यवस्थित जो है कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो इसी तरह से अकबर ने भी उसी का अनुकरण किया और उसका अनुकरण करके अपने शासन का संचालन किया। आप देखिए अकबर क्या करता है। शासन व्यवस्था, अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में बांट रखा था। प्रशासन के कार्यों की देखरेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अकबरकालीन प्रशासनिक ढांचा, साम्राज्य के अंग, केंद्र पद बादशाह, वजीर, दीवान, कार्य सर्वा, वित्तीय नियंत्रण। देखिए बादशाह क्या होता था, सर्वे सर्वा होता था। वो मतलब जितने भी अधिकारी होते थे, चाहे वजीर हो, चाहे दीवान हो, चाहे प्रांतीय अधिकारी हो, सबकी नियुक्ति कौन करता था? बादशाह करता था। युद्ध का निर्णय करना हो तो बादशाह करता था। शांति का, किसी के साथ जो है मित्रता का संबंध बनाना हो, किसी के साथ युद्ध करना हो, किसी से जो है संधि करनी हो, तो ये सारा काम कौन करता था? बादशाह करता था। यदि कोई जो है कि न्याय के लिए बादशाह के पास आए तो उसको जो है न्याय देना भी बादशाह का कार्य होता था। इसके बाद बादशाह के बाद दो उसके अधिकारी होते थे जिनका नाम वजीर और दीवान था। वजीर हमने बताया बच्चों कि वजीर जो प्रशासन का प्रमुख होता था, वो ये देखता था कि पूरे केंद्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, पूरे जो है कि राज्य में शासन व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित हो, ये देखभाल करता था। और दीवान का जो काम होता था वो ये देखता था कि कितना जो है केंद्र को राजस्व प्राप्त हो रहा है, कर कितना प्राप्त हो रहा है, कहाँ पर कर कितना लगाना है, इसके बाद कितना सैनिकों को वेतन देना है, अधिकारियों को वेतन देना है, इसकी सारी देखभाल जो है या सारी सूचना वो दीवान के पास होती थी। इसके बाद आप देखिए केंद्र के बाद ख है प्रांतीय। प्रांतीय बच्चों हमने बताया, जैसे प्रांतीय बच्चों जैसे हमने बताया हुआ है कि राज्य जैसे अपने यहाँ था वैसे ही प्रांत उसे उस समय बोला जाता था, तो इसे सूबा भी बोलते थे। तो इसका प्रमुख सूबेदार होता था, प्रांतीय दीवान होता था और कोतवाल। कानून, फौजदारी, राजस्व वसूली, आय व्यय विवरण, नगर का प्रशासन। सूबेदार का काम बच्चों ये था कि अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। और क्या होता था कि वो न्याय का भी कार्य करता था। फिर प्रांतीय दीवान का काम था कि अपने प्रांत में कितना उसको राजस्व प्राप्त हो रहा है, कितना वो जो है कि सैनिकों पर खर्चा कर रहा है, कितना अधिकारियों पर खर्च कर रहा है, ये प्रांतीय दीवान का काम होता था। और कोतवाल जो होता था नगरों का प्रशासनिक प्रमुख होता था। जैसे आपके यहाँ आप देखेंगे कि आपके नगर होगा तो वहाँ एक कोतवाली नियुक्त होता था, आज भी कोतवाली नियुक्त होता है। इसके बाद परगना है। परगना में आप देखेंगे कि सिकदार होता था, आमिल होता था, कानूनगो होता था, फौजदार होता था। सिकदार का काम होता था कि यही कानून व्यवस्था देखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। आमिल जो होता था वो राजस्व वसूली का काम करता था। कानूनगो होता था जो राजस्व एवं उपज का विवरण रखता था कि आपके यहाँ कितना जो है कि राजस्व वसूला जाएगा या कितनी उपज हुई है, या मतलब भूमि का लेखा जोखा रखने का पूरा काम कानूनगो करता था। आज भी कानूनगो का पद है आपके यहाँ। फौजदार ये कोष की व्यवस्था करता था, ठीक है। और इसके बाद घ है गांव।
मुकद्दम हमने बताया कि भाई एक गांव में जो है ग्राम प्रधान मुखिया होता था, तो पहले वो मुकद्दम बोला जाता था। पटवारी जो है कि ये आपको पता है कि आपके इस समय लेखपाल होते हैं, उसे पटवारी बोला जाता था। चौकीदार जो है कि वो गांव की सुरक्षा करता था। तो यही देखिए, मुकद्दम जो है कानून व्यवस्था देखता था, पटवारी जो है राजस्व का विवरण देता था, और चौकीदार जो है सुरक्षा का दायित्व देखता था। तो देखिए अब इस तरह से कैसे हो गया, केंद्र में पहले सत्ता का विभाजन हुआ, फिर प्रांतों में सत्ता का विभाजन हुआ, फिर परगना आया, फिर ग्राम। अब देखिए नीचे से जब ऊपर जाएंगे तब ये बहुत अच्छा स्पष्ट होगा। जैसे कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था, और कई परगनों को मिलाकर प्रांत बनता था, और कई प्रांत को मिलाकर केंद्र बनता था। बच्चों इसमें देखिए प्रांत के बाद एक जिला होता था जिसे सरकार बोला जाता था, लेकिन इसमें दिया नहीं है बच्चों। होता था जरूर जो है कि ये अकबर के समय में प्रांत के बाद सरकार होती थी, जिसे हम बोलते थे जिला। आज भी आप सबसे जो है कि मिडल इकाई के रूप में आप देखेंगे तो जिला हर जो है कि राज्य में होता है। तो आप इसमें अकबर के समय में भी जिले थे, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो आप इसको भी जानते रहिए। फिर आगे देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी एक ऐसी व्यवस्था थी बच्चों कि जिसमें राजा सर्वे सर्वा होता था, बादशाह। वो क्या करता था कि अपने मन मर्जी से अधिकारियों की नियुक्ति करता था, और अगर जो अधिकारी अपने राज्य में उसे बेहतर तरीके से राजस्व वसूलता था और इसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखता था, तो उनकी प्रोन्नति भी करता था। और अगर जो अपने यहाँ राजस्व व्यवस्था सही से वसूल नहीं कर रहा है, इसके बाद जो है कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं बनाए रखा है, तो उनको क्या करता था, उनको पद से हटा भी सकता था, उनको पदोन्नति भी कर सकता था, पद अवनति भी कर सकता था, मतलब उनको उनके पद को नीचे कर सकता था। तो इस तरह से मनसबदारी व्यवस्था पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में थी। एक वीडियो भी बच्चों हमने बनाया हुआ है, अगर मनसबदारी व्यवस्था को आपको देखना है तो वहाँ से आप देख लीजिए, बहुत अच्छा है, हमने वीडियो बनाया है। अकबर बिना सुदृढ़ सेना के न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न ही उस पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। उसके लिए अकबर को अपने सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुसंगठित करना था। उसने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी व्यवस्था से की, जिसमें सेना, सामंत वर्ग और शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी थे। कहने का आशा ये बच्चों, मनसबदार जो होता था वो पद या स्थिति का उद्योतक था। ठीक, पद स्थिति का उद्योतक था। तो ये क्या करता था कि अकबर अपने यहाँ के बड़े बड़े मुल्ला हो गए, मौलवी हो गए, या जो है कि बहुत अच्छा सेना का अधिकारी हो गया, या बहुत बढ़िया अधिकारी है, उनको क्या है कि एक जो है कि प्रमुख पद पर नियुक्त करता था, और उस पद पर नियुक्त करके उनको जो है मनसब प्रदान कर देता था, एक भूभाग या भूखंड। तो कहता था कि आप इस प्रांत की जो है कि रक्षा व्यवस्था करिए, और आपको जो वेतन मिलेगा वो इसी मनसब से या भूमिखंड से आपको मिलेगा। तो कहने का आशय बच्चों ये था कि उसने हजारों की संख्या में मनसब बांटे हुए थे। तो देखिए ये आगे लिखता है, साधारणतः मनसब का अर्थ पद अथवा प्रतिष्ठा था, कि जो जितना प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा उसको उतना अधिक मनसब दिया जाएगा। अतः मनसबदार शाही सेवा में पदवी धारण करने वाले व्यक्ति होते थे। ये कितना सिंपल शब्द में बताया हुआ है कि जितना ही ऊंचा पद होगा, जैसे आप मुख्यमंत्री हैं तो आप एक राज्य के मुखिया हैं, आप प्रधानमंत्री हैं तो आप पूरे देश के मुखिया हैं। तो कहने का आशय ये है बच्चों कि आपका पद जितना बेहतर होगा आपको उतना ही अच्छा मनसब प्रदान किया जाएगा। विभिन्न अंकों की संख्या अधिकारियों के पदों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई गई। सबसे छोटा मनसब 10 का था और सबसे बड़ा 10,000 का था। इसके बीच में ये सब अधिकारी बच्चों आते थे। बाद में 12,000 तक की संख्या के मनसब दिए गए। देखिए जो बहुत अच्छा मनसब दिया जाता था, जैसे जो है कि राजकुमारों को, बादशाह के जो लड़के थे उनको जो मनसब दिया जाता था वो बहुत उच्च होता था। जैसे अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को मनसब दिया था, वो 12,000 का था। इसके बाद आप जहांगीर देखेंगे तो शाहजहाँ को मनसब देता है तो वो बहुत उच्च मनसब देता है। कहने का ऐसा जो राजकीय अधिकारी होते थे उन्हीं को जो है वो 12,000 या उससे अधिक का मनसब प्राप्त होता था। मनसब का मतलब बच्चों ये है कि इसी के आधार पर आपको भूखंड प्रदान होता था, और भूखंड में से आपको राजस्व जो मिलता था उसी के आधार पर आप जो उससे राजस्व प्राप्त होता था उसी से आप अपना वेतन प्राप्त करते थे और उसी से अपना खर्चा निकालते थे। आप समझ आई बात। मनसब क्या होता था कि एक भूखंड होता था जो
जो पदाधिकारियों को दे दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि आपको यहाँ से राजस्व प्राप्त करना है और राजस्व जो आपको मिलेगा वही आपका वेतन होगा और उसी से आपको अपनी सेना का खर्च चलाना है, अपने जो है कि अधिकारियों को खर्च देना है, अपने जो भी कल्याणकारी काम करना है वो सब करना है। ये सारा काम किससे, इसी भूभाग से प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था उसने बनाई थी। तो मनसब जो है कि दार की नियुक्ति वो अकबर स्वयं करता था। उसमें क्या था कि जो अच्छा कार्य करता था, जो बहुत अच्छा सेना में कार्य कर रहा है, जो दीवान के पद पर बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो उनको वो क्या करता था कि उन्हें बहुत अच्छा मनसब देता था। लेकिन जो कोई इधर उधर लफेटाबाजी करता था या जो है कि जनता पर अत्याचार करता था तो उनके मनसब छीन भी लिए जाते थे। ठीक है। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करे तो मनसबदार विद्रोह दबाते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना भी मनसबदारों का काम था। देखिए कितना स्पष्ट इसने बता दिया है कि मनसबदार जो बादशाह कानून बनाता था और आदेश देता था उनको लागू करते थे। फिर अगर बादशाह के खिलाफ कोई विद्रोह कर दे तो उनको दबाने का भी काम करते थे कि भैया तू कैसे उभर रहा है, लपेट लपेट के मारते थे ये सब। फिर इसके बाद मुगल साम्राज्य की रक्षा करना कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है तो उनसे भी उनको भी दौड़ा दौड़ा के सभी मारते थे। और दूसरे क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य की स्थापना करना हो, दूसरे क्षेत्रों में फैलाना हो या दूसरे क्षेत्रों में इसका मुगल साम्राज्य का विस्तार करना हो तो भी ये मनसबदार जो है सम्राट की सहायता करते थे। उन दिनों मुगल अमीरों यानी बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। तभी तो मुगल अमीर बड़ी शान शौकत रहते थे। बताया जाता है कि मानसिंह के दरबार में हजारों की संख्या में जो है वो वेश्याएं रहती थी। और इसी तरह से आप अकबर के समय में देखेंगे कि हजारों की संख्या में वेश्याएं रहती थी। उनके समय में दासों और दासियों की संख्या लाखों की होती थी। आप सोचिए कितने दास रखे जाते थे। तो मतलब वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे एकदम। मतलब नहाने के लिए 5 महिलाएं लगी हुई हैं। अकबर जब नहाता था तो 10 महिलाएं, कोई उसका बाल साफ कर रहा है, कोई नाखून साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मतलब कहने का ऐसा मतलब उसका पैर जमीन पर ना पड़ जाए ऐसी स्थिति होती थी कि उनके चटाइयाँ बिछी हो। मतलब इतनी सेवा उन बादशाहों की या शान शौकत थी। तो इस तरह की व्यवस्था उस समय विद्यमान थी। फिर अकबर द्वारा निश्चित प्रशासनिक ढांचा आने वाले मुगलों के प्रशासनिक ढांचे का आधार बना। आज भी उत्तर प्रदेश में कई पदनाम व प्रशासनिक क्षेत्र इन नामों से जाने जाते हैं। आदि बच्चों परगना हमारे यहाँ होता है। आज भी हम देखते हैं कि सूबा या प्रांतीय व्यवस्था है, आज भी केंद्रीय व्यवस्था है हम देखते हैं। आज भी हमारे यहाँ कोतवाल जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता है कोतवाल होता है। ग्राम आज भी आप जानते हैं पटवारी या नामक अधिकारी आज भी है। कानून को पटवारी का जो उच्च अधिकारी होता है कानून को आज भी है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कानून को बहुत कमीना है, क्योंकि कानून को जो पैसा लिए बिना काम कर ही नहीं सकते। ऐसा पटवारी है, पटवारी बिना पैसा लिए आपकी ज़मीन नाप ही नहीं सकता। तो कहने का ऐसा इनको सब बहुत गाली देते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं किस समय की हैं? अकबर के समय की हैं। अकबरकालीन सिक्के देखिए, अकबरकालीन सोने का सिक्का, अकबरकालीन चौकोर चांदी का सिक्का, ये सब सिक्के हैं। देखिए अकबर का वित्तीय प्रबंधन, राज्य की आय के 2 प्रधान साधन थे। मतलब आय जहाँ से जो है कि बादशाह को पैसा प्राप्त होता था उसे उसकी आय बोला जाता था। तो भूमि का लगान तथा व्यापार पर कर। जैसे बच्चों जो किसान खेती करता था तो उनसे लगान वसूला जाता था, क्योंकि उनकी सुरक्षा राज्य करता था और उनकी देखभाल करने का काम राज्य करता था। तो उनसे उसके बदले कर की वसूली की जाती थी। फिर इसके बाद व्यापार पर कर, मतलब जो व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने माल को लेके जाते थे तो उनसे भी चुंगी कर लिया जाता था कि भाई आपके माल की सुरक्षा हम कर रहे हैं, आपकी कानून व्यवस्था हम देख रहे हैं, तो आपसे भी हम टैक्स लेंगे। तो ये दोनों ऐसे साधन थे जहाँ से बादशाह को बहुत अच्छी जो है राजस्व की प्राप्ति होती थी या आय की प्राप्ति होती थी। और इन्हीं के आय से राजा अपने सैनिकों को वेतन देता था, अपने अधिकारियों को वेतन देता था और सभी पदाधिकारियों को वेतन देता था। प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया गया था। किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला किया जाता था। मतलब किसानों से 1/3 भाग, मतलब अगर वो अपने खेत में 1 कुंटल
फसल उगा रहे हैं तो उसका 33 किलो किसको देना पड़ता था, बादशाह को देना पड़ता था। किसान भी भूमि में एक निश्चित उपज ना होने के कारण अकबर लगान का प्रबंधन समय समय पर कराने के पक्ष में था। किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज ना होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर कराने के पक्ष में था। मतलब कहने का आशय ये है कि कोई भी भूमि है बच्चों कि वो तो ऐसा है नहीं कि बहुत अच्छी आज खेती हो रही है तो कल भी बहुत अच्छी खेती होगी। भाई हो सकता है कि आज बारिश नहीं अच्छी हुई है तो ख़राब फसल हो जाए, अगले साल बहुत अच्छी फसल हो जाए। तो क्या करता था अकबर की जो है कि समय समय पैमाइश करवाता था भूमि की, और ये देखता था कि कितनी उपज हुई है कितनी उपज नहीं हुई है, उसके आधार पर लगान लगाता था। उसने भूमि की माप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई। उनको अब मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग उनको लगान में देना है। राजा टोडरमल से ये बात करता है अकबर, ये कहता है कि भाई किसानों को बड़ा बोझ उठाना पड़ रहा है। भाई जिस राज्य में किसान अगर दुखी हैं या जहाँ पर उनको उनकी समस्याएं हैं तो वो राज्य बहुत समृद्ध नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो राजा टोडरमल को बुलाता है और कहता है कि आप जो है कि ऐसा कुछ सुधार कीजिए कि ताकि किसानों को जो हम कर प्राप्त कर रहे हैं उसमें किसानों को भी लाभ हो और हमें भी लाभ हो। तो टोडरमल कहता है कि अच्छा राजा, ये तो हमारी चुटकियों का काम है, हम कर देते हैं, चिंता मत करिए आप। तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है अकबर, और राजा टोडरमल जो है कि वो पूरा सर्वेक्षण करता है, सब कुछ देखता है, और जो है कि वो एक ऐसी व्यवस्था लेके आता है जिसे दोहसाला व्यवस्था कहते हैं। तो कहता है 10 साल तक, पिछले 10 साल में किसी राज्य में कितनी जो है कि उपज हुई है, खेतों के किस तरह का जो है उनकी पैदावार है, फसल की क्या क्या किस्में हैं, उनकी अलग अलग किस्मों के आधार पर उसने क्या लगान निर्धारित करना शुरू कर दिया। तो किसान को ये पता होता था कि हमारी ये फसल है तो हमको इतना लगान देना पड़ेगा, और ये अगर ऐसी अच्छी उपज की भूमि है तो हमको इतना लगान देना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि इससे किसानों को भी फायदा हो गया, क्योंकि वो अधिकारियों और जमींदारों को शोषण से बच जाते थे, और दूसरी तरफ राज्य को भी आय प्राप्त होने लगे। तो राज्य का भी जो है राज्य भी समृद्ध करने लगा। कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी। कृषि उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इस समय एक ही खेत से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। भू प्रबंधन में हमें प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक एकरूपता दिखाई देती है। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश गज ए इलाही द्वारा की जाती थी। यह पूर्ववर्ती गज ए सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। गज ए सिकंदरी किसने जारी किया था? सिकंदर लोदी ने। फिर आप देखेंगे शेर शाह सूरी ने इसका प्रयोग किया हुआ था। लेकिन अकबर आते हुए किस जो है पैमाइश का प्रयोग करता है? गज ए इलाही का। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। एक बीघा 60 गज लंबा व 60 गज चौड़ा होता था। मतलब कहने का ऐसा है उसने एक नई व्यवस्था लेके आई। उसने कहा पहले तो खेतों की पैमाइश होगी कि एक किसान के पास जैसे मंगरू हैं तो मंगरू के पास कितनी खेत हैं। अगर मंगरू के पास पता ही नहीं चले कि इनके पास 2 बीघा खेती है, 4 बीघा खेती है, 10 बीघा खेती है, तो इनसे कैसे राजस्व एकत्रित किया जाएगा। तो पहले उसने क्या किया कि सबकी खेती जो है कितनी कितने किसानों की खेती है उसको निर्धारित किया। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि किसानों से फिर उसी भूमि के आधार पर और फसल के आधार पर कि कौन सी फसल आप बो रहे हैं तो उसके आधार पर उनसे राजस्व को प्राप्त करने की कोशिश की। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कृषि में इतना अच्छा उनको राजस्व मिला, इतना कर मिला कि आगे चलकर मुगल साम्राज्य एक शक्तिशाली पावर बन सका। तो इस तरह से आप देखते हैं बच्चों की आर्थिक उसने इतना सुधार किया, उसने जो है व्यापार में सुधार किया कि ताकि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हो सके। एक चीज़ आप याद रखिए बच्चों, ये कहते हैं कि जिसके हाथ में पैसा उसी की लाठी, जिसके हाथ में पैसा उसी की लाठी। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, पैसा नहीं है तो आप कंगाल हैं। तो वही स्थिति मुगल साम्राज्य में थी कि अकबर ने कर को इतना व्यवस्थित कर दिया कि जो है कि शासकीय खजाना हमेशा भरा रहता था। जब उसका शासकीय खजाना भरा रहता था तो वो चाहे जहाँ पर अपने घोड़ों को दौड़ा देता था कि चाहे उन पर आक्रमण करके आओ, सब भागे चले जाते थे। तो कहने का आशा था कि उसकी शक्ति उसके राजस्व संबंधी सुधारों में थी। तो नमस्कार बच्चों, अब हम आगे कल पढ़ाएंगे।
जो है सामाजिक व्यवस्था के प्रयास।